आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले खबर देख लीजिए और उससे पहले बता दूं कि ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स के आज आखिरी दिन है। एक दिन के लिए मैंने और बढ़ा दिया था, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बहुत बड़ा हमला किया है यहाँ पे, और हमला पॉइंट वाइज मैं बताता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा आर्टिकल है। तो रशिया ने इतना बड़ा हमला किया है यूक्रेन के ऊपर। बता दूं कि 70 मिसाइल मारी हैं और 450 से ज्यादा ड्रोन्स मारे हैं। जब भी पीस टॉक्स होती हैं, शांति वार्ता होती हैं, रशिया हमला कर देता है। अब यूक्रेन को समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कल जो है एक प्रपोजल आया, ट्रंप ने बोला चलो साथ में बैठते हैं, जेलेंस्की भी मान गए, फिर हमला कर दिया। और दोस्तों हमला कितना भीषण है मैं आपको बताता हूं। इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है रशिया ने। यूक्रेन का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब इसमें प्लांट्स एंड हीटिंग सिस्टम है, दे आर वेरी क्रिटिकल ड्यूरिंग विंटर। और इस समय यूक्रेन में भयंकर ठंडियां हैं, -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब ये जो हीटिंग सिस्टम है ये घरों घरों में गर्मी देते हैं। तो 1000 से ज्यादा रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, जिसमें कितनी फैमिलीज रह रही होंगी, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि कम से कम 60 से 70 हजार लोग इसमें इंपैक्ट हुए हैं। और यूक्रेन की कैपिटल कीव में, क्योंकि यहां पे कोई गर्म करने की प्रणाली बची नहीं है। टेम्परेचर मैंने क्या पता -20 -30 डिग्री सेल्सियस है। कल्चरल डैमेजेस हुए हैं। सोवियत ने वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल यहां पे बनवाया था, उसी को ही धराशायी कर दिया। कीव कह रहा है कि गजब तरीके से उसको डैमेज किया है। सिविलियन इंजरीज और प्रॉपर्टी डैमेजेस बताते हैं कि काफी लोग इंजर्ड हैं। अब ये नहीं पता कि अब इसमें किसी की मौत हुई है कि नहीं। एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग और एक स्कूल की किंडरगार्टन क्लास, केजी क्लास, वो डैमेज हुई है। स्ट्राइक्स जो है वो खार्किव रीजन में भी देखने को मिली। 70 मिसाइलें हैं, इतने सारे ड्रोन्स हैं, समझ लीजिए कहां गया हुई होगी। ओडेसा रीजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिक है, सप्लाई लाइंस के लिए बड़ा एसेंशियल है यूक्रेन के लिए, तो वहां पे भी बमबारी हुई है। और अमेरिका ने यही कल ही बोला था, बोला कि चलो बैठते हैं साथ में यार, बहुत हो गया हमला, हर कोई ट्रेड डील साइन कर रहा है, अब तो इजराइल भी रुक गया, तुम भी रुक जाओ। लेकिन रशिया रुकने को तैयारी नहीं है। व्लादिमीर जेलेंस्की ने कंडेम किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और विंटर एक्चुअली हैज कम, तो विंटर भी आ गया है। हजारों लोग जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हीटिंग सिस्टम नहीं है, तो क्या होगा भगवान ही मालिक है। अब सेकंड पार्ट, अभी जो बातें होने वाली है टॉक्स की, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब भी बातों की बातें होती हैं तो रशिया हमला कर देता है। तो बेसिकली यहां पे टॉक्स जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। अबू धाबी में नेगोशिएशंस होने थे दोस्तों, ठीक है, होने ही वाले हैं अभी एक हफ्ते में, मतलब या तो इसी हफ्ते या अगले हफ्ते शुरू हो जाएंगे नेगोशिएशंस। तो मॉस्को ने एक बहुत ही स्ट्रांग सिग्नल भेजा है कि भाई देखो, सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, हमारे पास इतनी ताकत है, वी हैव अ ब्रूट फोर्स। अगर ये टॉक्स फेल हुई तो तुम्हारी ये हालत करेंगे। ये रशिया की दादागिरी है। व्लादिमीर पुतिन एकदम गुंडे की तरह उन्होंने बोल दिया है, यश की तरह, ठीक है। और उसके बाद ये भी बता दिया है पूरी दुनिया को, बेसिकली पुतिन मैसेज दे रहे हैं कि देखो हम पे भरोसा मत करो। ये क्या है, भरोसे का ही तो तोड़ना है। ट्रस्ट काफी फ्रेजाइल, और यही इससे यूक्रेन को फायदा मिल सकता है। क्योंकि यूक्रेन ये पिच करेगा कि देख लीजिए कि जब भी बातचीत होती है 24 घंटे भी नहीं हुए और आपने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर दिया, बहुत बुरा हमला किया। तो आप ये बताइए कि क्या हम रशिया पर भरोसा कर सकते हैं। आज वो यूक्रेन के पास आ रहा है, कल वो फिनलैंड के पास आ जाएगा, पोलैंड के पास आ जाएगा, आप क्या कर पाएंगे, डेनमार्क के पास आ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ट्रस्ट बहुत ही फ्रेजाइल है। और यहां पे कई बार अभी जैसे स्ट्राइक्स पॉज हो गई थी, ठीक है, नेगोशिएशंस तक कोई भी स्ट्राइक्स जो है वो नहीं होंगी, लेकिन एकदम मीटिंग से पहले जो है फिर से जो अटैक हो गया है। तो एक तरीके से ये प्रेशर बनाने की कोशिश की है, और इसको एज अ लेवरेज व्लादिमीर पुतिन यूज करेंगे। क्योंकि यूक्रेन ज्यादा कुछ अब कर नहीं सकता, क्योंकि अब सारे देशों ने जो इनको हथियार सप्लाई कर रहे थे ना, उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए हैं। फिर मॉस्को की कोर डिमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही एक स्टिकिंग पॉइंट है। रशिया कहता है कि भाई देखिए, जो प्रपोज्ड पीस फ्रेमवर्क है, स्पेशली जो सिक्योरिटी गारंटी, यूक्रेन कहता है कि हमको सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, हमको नेटो में मत डालो, बट सिक्योरिटी गारंटी है। अबे तो सिक्योरिटी गारंटी का मतलब वही हो गया ना कि कल को तुम पे हमला होगा तो अमेरिका आएगा, और एक्सटर्नल पावर जो है जैसे यूरोप हो गया और अमेरिका हो गया, वो आपको बचाएगा। तो रशिया बोलता है कि ना ना, ये हम नहीं होने देंगे। ये क्या मतलब है भाई, ये तो वही बात होगी ना, कान ऐसे नहीं काम वैसे पकड़ रहे हो। ये नहीं, कोई यहां पे सिक्योरिटी गारंटी आपको नहीं मिलने वाली है। अब इसका मतलब यही है कि
रशिया हो सकता है आगे बढ़ जाए, पूरे यूक्रेन को ही अपने पास ले ले। यूक्रेन वैसे ऐतिहासिक तौर पे सोवियत का ही पार्ट था। इनफैक्ट सारे न्यूक्लियर वेपन तो यूक्रेन में ही बनते थे 1991 में से 1990 मतलब 1991 तक। फिर उसके बाद सोवियत टूटा और यूक्रेन अलग हुआ। अब यूक्रेन को पैसा दिया था रशिया ने, थोड़े पैसे के चक्कर में यूक्रेन ने सारे न्यूक्लियर वेपन त्याग दिए, वरना आज यूक्रेन भी एक न्यूक्लियर नेशन होता। ठीक है, तो वही चीज़ है। उसके बाद फिर जो टेरिटोरियल इश्यूज है वो अनरिजॉल्व हैं, क्योंकि देखिए इस समय 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा टेरिटरी रशिया के पास है, और रशिया अच्छी खासी टेरिटरी जो है वो होल्ड करता है, और यूक्रेन के पास कुछ है नहीं। यूक्रेन ये कह रहा है कि हमको इंटरनेशनल बॉर्डर्स, भाई या तो आपके पास कुछ हो, उनकी टेरिटरी हो, तो फिर आप बार्गेनिंग कर सको। तो यहाँ पे इसीलिए भी बातचीत रुकी हुई है कि मतलब किस बात पे होगी। स्टेटस को तो अब मेंटेन होना है नहीं, अब बहुत आगे आप आ चुके हैं। ठीक है, लगभग 4 साल हो जाएंगे, हो गए हैं, हो जाए मतलब 22 फरवरी को। डिप्लोमेसी तो है, कंटिन्यूड है, बट प्रोग्रेस काफ़ी स्लो है। मीटिंग्स लगातार हो रही हैं, फिर से मीटिंग होनी है यूरोपियन पार्टनर अमेरिका, बट कुछ ऐसा फ्रूटफुल होता हुआ दिख नहीं रहा है। और अगर जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक रशिया जो है वो बम मारता रहेगा, उसके पास बमों की कमी नहीं है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जो हैं वो एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क की ओर काम कर रहे हैं कि कुछ ऐसा काम किया जाए, कुछ ऐसा पीस सोल्यूशन निकाला जाए जिससे दोनों को फ़ायदा हो। बट यहाँ पे रशिया बिल्कुल, वेस्ट को तो वैसे भी दोनों की बनती है नहीं, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप तो ऐतिहासिक तौर पे दुश्मन है। तो आपको क्या लगता है कि अभी ये हाथ मिला लेंगे? ऐसा नहीं होने वाला। तो दोनों ही साइड जो है वो फोर्सेस दिखा रही है, बट रशिया काफ़ी ज़्यादा फोर्स दिखा रहा है, और इसकी वजह से सिविलियंस जो है वो परेशान है। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज़, तीसरा पार्ट और लास्ट पार्ट इस लेक्चर का, कि प्रपोज्ड फ्रेमवर्क क्या होगा, क्योंकि टेरिटोरियल कंट्रोल सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है। रशिया चाहता है यूक्रेन जो ईस्टर्न रीजन है, जो पूरा डॉनबास का रीजन है, डोनेस्क, ठीक है, वो पूरा रीजन जो है वो रशिया स्पीकिंग है वहाँ पे। वो हमेशा से रशिया चाहता है कि ये हमारा है, यहाँ पे हमारे ही लोग रहते हैं, तो वो यूक्रेन रशिया को थाली में सजा के दे दे। तो डोनेस्क और डॉनबास जो है ये बहुत मुश्किल है। यूक्रेन कह रहा है कि भैया ये हमारा है, हम क्यों दे दे, बिल्कुल भी हम टेरिटरी नहीं देने वाले हैं, और अगर ऐसा होगा तो रेफरेंडम करवा लो, और रेफरेंडम हमारे संविधान के तहत हो जाएगा, लेकिन टेरिटरी नहीं। बट कंट्रोल अभी इस समय तो रशिया का है ना, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर वही सिक्योरिटी गारंटी, इसमें यह भी है कि आर्टिकल 5 ऑफ द नेटो यही कहता है ना कि एक पे हमला होगा तो सब पे हमला होगा। तो यूक्रेन नेटो का मेंबर है नहीं, अमेरिका ने यूक्रेन को लड़वा दिया है, लिटरली लड़वा दिया है। और अब जो है देखिए, इसमें यूक्रेन की गलती नहीं है, इसमें इनफैक्ट रशिया की ज्यादा गलती मैं बोलूंगा। उसका रीजन मैं बताता हूं। इकोनॉमिकली हर कोई अमेरिका और यूरोप की तरफ जाना, आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें बोल लें, बट चाइना और रशिया, चाइना में खुद कैपिटलिज्म है, और रशिया तो भाई एकदम उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, वो फेल्ड इकोनॉमी रहा है और अभी भी वही हालात है। इनफैक्ट जर्मनी भी, जो वेस्ट जर्मनी था ना, वो अमेरिका के से ज्यादा करीब था, इसीलिए ईस्ट जर्मनी परेशान हो गया कि हमको मिल क्या रहा है इनके साथ। तो हर कोई अमेरिका जाना चाहता है, हर कोई यूरोप जाना चाहता है, अच्छी लाइफ जीना चाहता है। यूक्रेन का भी यही था, बढ़िया ट्रेड डील से यूक्रेन डेवलप होता, और रशिया को ये समझ नहीं आया। लेकिन अमेरिका ने भाई इसको वही कह रहे ना कि बेट दे दी, क्या आ जाओ आ जाओ। तो उसके बाद यूक्रेन चले गए, और उसके बाद फिर रशिया ने बोला कैसे कैसे चले गए बेटा, तुम तो हमारे साथ थे, तो हमला कर दिया। तो सिक्योरिटी गारंटी किया, और सिक्योरिटी गारंटी 15 साल की होगी। अमेरिका ने बोला कि 15 साल तक हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे, बट यूक्रेन कहता है कि नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा और, ठीक है, थोड़ा सा और करिए। और रशिया कहता है नहीं नहीं भैया, ये वेस्टर्न सिक्योरिटी गारंटी एकदम भी नहीं होने वाला। फिर उसके बाद एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, तीसरा पॉइंट। अब मान लीजिए सीज फायर हो भी जाता है, तो दोनों को तोड़ना नहीं है सीज फायर, है कि नहीं। अब इसकी वजह से देखिए, यूक्रेन तो डेफिनेटली नहीं तोड़ेगा, बट ट्रस्ट इज फ्रेजाइल, जैसा कि मैंने बताया। तो एनफोर्समेंट प्लान कैसा होगा, इसमें वॉयलेशन जो है उसकी, जैसे मान लीजिए कि रशिया ने सीज फायर हो गया, रशिया ने हमला कर दिया, यूक्रेन ने हमला कर दिया, तो डिप्लोमेटिक वार्निंग्स दी जाएगी, और लगातार वॉयलेशंस होंगे। तो उसके बाद जो भी वॉयलेट करेगा, अब इस केस में रशिया ही करेगा, यूक्रेन का बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, किस किस तरीके से करेगा। आप थोड़ी ना अपने आप 2 फीट के, वो है 8 फीट का, तो उससे जाके लड़ जाओगे, ऐसा थोड़ी ना, कुचल देगा वो। तो अब यही हाथी चींटी का मुकाबला नहीं है, तो रशिया करेगा। तो इसमें मतलब बोला तो आप अगर लॉजिकली देखो तो यही होने वाला है। तो अब इसमें कोलिशन ऑफ कंट्रीज आएंगी, जैसे ईरान इराक के लिए हुआ था, जो गल्फ वॉर हुई थी 1991 में, 35 देशों ने एक साथ हमला किया था। तो ऐसे यूरोप और अमेरिका उस केस में जो भी वॉयलेट करेगा सीजफायर, उस पर हमला करेंगे, और लगातार अगर ऐसा हुआ तो फिर ब्रॉडर इंटरवेंशन होगा, ठीक है। रशिया की नेगोशिएशन स्ट्रेटजी यही है कि भाई देखिए, रशिया यही कहता है कि भाई
सबसे बड़ी बात कि हम यूक्रेन को पता ही नहीं लगने देंगे और हम अमेरिका को भी पता नहीं लगने देंगे, हमारी चलेगी। रशिया का कहना यह है, जो हम बोलेंगे वो हमको मिलना चाहिए, इससे नीचे हम कुछ भी नहीं मानेंगे। और हम यूक्रेन को बता भी नहीं माने कि हमारी पोजीशन ऑफ फोर्स क्या है, तो यूक्रेन को पता ही नहीं चलेगा। मिस्ट्री जो है वो है, यानी कि एक तरीके से अगर रशिया को लगता है आगे जाके कि हाँ इस एरिया के लिए सही है लड़ना, तो रशिया लड़ेगा। और उसके बाद हाई लेवल डायरेक्ट एंगेजमेंट है नहीं, अभी तक एक भी मीटिंग ऐसी नहीं है जिसमें डायरेक्ट जेलेंस्की और पुतिन जो है इन्वॉल्व हुए। मुझे लगता है कि जिस दिन ये लोग सामने बैठेंगे ना, मारपीट हो जाएगी। इंटरनल पॉलिटिक्स और पब्लिक सेंटिमेंट लगातार जो है वो गिरते जा रहे। यूक्रेन सपोर्ट करता है कि भाई हम टेरिटरी को नहीं करने देंगे, और बहुत सारे यूक्रेनियन जो हैं वो अपना लैंड वैसे ही खो चुके हैं, ठीक है, डोनेस्क और डोनबास रीजन में। तो ये एक तरीके से है। अब देखिए ये सारी चीज़ें होंगी, एक फ्रेमवर्क है, कैसे होगा क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन जब भी होगा उससे पहले इतना बड़ा हमला कर देता है रशिया कि सब खत्म। तो रशिया कहां जाके रुकेगा, रशिया क्या चाहता है वो रशिया ही जाने। आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है। थैंक यू सो मच।